हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर सीरीज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो आप ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पूरा लेक्चर सीरीज अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और वेनगार्ड आईएएस के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वन बाय वन सारे प्लेलिस्ट को जितने भी वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 12। लेक्चर 12 में हम लोग ऑलरेडी ये बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने परमहंस मंडली भी कल के लेक्चर में ख़त्म किया था। सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फूले भी ख़त्म हो गया था। आज हम पढ़ेंगे अबाउट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जिन्हें बोला जाता है गोपाल हरि देशमुख, और जिनका पेन नाम है लोकहितवाड़ी। लोकहित मतलब जो वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में बात करते थे। ठीक है, सी इनका एक वीकली न्यूज़पेपर आता था प्रभाकर। ओके, और उसमें इनका पेन नेम था लोक हितवाड़ी। बेसिकली पेन नेम वो चीज़ होता है जो कि अपना नाम नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं शो करना चाहते हैं, एक हिडन नाम के साथ अपना आइडेंटिटी शो करना चाहते हैं, उनका पेन नाम होता है। तो गोपाल हरि देशमुख, और जिन्हें लोक हितवाड़ी बोला जाता है, उनके बारे में क्या जानना है? ये महाराष्ट्र से एक रेशनलिस्ट थे। ये एज़ ए जज भी सर्व किए हैं। इनका जो वीकली प्रभाकर आता है न्यूज़पेपर, उसमें इनका पेन नेम था लोक हितवाड़ी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को अटैक किया और उस पे सवाल उठाए, और कास्ट सिस्टम पे इन्होंने सवाल उठाए। ओके, और वीकली हितेच्छु भी इनका है। और जैसे कि की रोल इनका था ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोक हितवाड़ी, ऐसे जो पीरियडिकल्स जो न्यूज़पेपर आ रहे थे उन इनके पब्लिश में इनका की रोल था। अगर लोक हितवाड़ी के बारे में हम देखें कि गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवाड़ी बोला जाता है, उनका लोकेशन था महाराष्ट्र, एंड उनका वीकली जो जर्नल आता था या फिर न्यूज़पेपर आता था प्रभाकर, और उनका हितेच्छु भी रिलेटेड टू गोपाल हरि देशमुख एंड लोक हितवाड़ी। इतना ही डाटा हमें चाहिए इनके ऊपर। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम और कुछ पर्सनैलिटी को कवर करेंगे। पहले गोपाल गणेश अगरकर, ये भी वही महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं। इन्होंने ही वॉज द को फाउंडर ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्गसन कॉलेज, इनके को फाउंडर रहे हैं। कौन? गोपाल गणेश, याद रखना, गणेश। ठीक है, और ये प्रिंसिपल ऑफ फर्गसन कॉलेज भी थे, और ये पहले एडिटर थे केसरी न्यूज़पेपर के। केसरी न्यूज़पेपर वाज बाय बाल गंगाधर तिलक, और ये उसके एडिटर थे। ठीक है, पहले एडिटर थे। लोकमान्य तिलक का ये था केसरी न्यूज़पेपर जो था, इट वाज पब्लिश्ड बाय लोकमान्य तिलक, और फर्स्ट एडिटर कौन थे इसके? गोपाल गणेश अगरकर। फिर उनका खुद का एक पीरियडिकल आता था सुधारक। ओके, जैसे कि हमने देखा कि हितेच्छु किसका था, लोक हितवाड़ी किसका था, ठीक है, वैसे हम देखें सुधारक किसका है? गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है, जिसके ऊपर जहाँ पे उन्होंने अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के ऊपर बात किया। अब देखते हैं, ये कुछ दिखाया। फिर देखते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इसके फाउंडर कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? गोपाल गणेश अगरकर, ये रिलेटेड टू फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी, और सुधारक के साथ इनका रिलेशन है। अगर हम देखें गोपाल कृष्ण गोखले, देन गोपाल कृष्ण गोखले बेसिकली हितवाड़ा जो था, वो उनका स्टार्टेड टू प्रेजेंट हिज व्यूज ऑन द सोसाइटी। हितवाड़ा इज रिलेटेड टू गोपाल कृष्ण गोखले, वहीं पे सुधारक इज रिलेटेड टू गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है, अभी इन्होंने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे, वहाँ से खुद को दूर ही रखा। ठीक है, और इनका सोसाइटी का नाम क्या था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सीधा सवाल क्या आएगा? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इज फाउंडेड बाय होम? तो सीधा गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। ओके, फिर सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग बेसिकली बाय नारायण मल्हार जोशी। अगर ये तीनों में से कुछ वन लाइनर सवाल आएंगे तो क्या आएगा कि सुधारक न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन थे? गोपाल गणेश अगरकर। यहाँ से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? जी के गोखले। सोशल सर्विस लीग के फाउंडर कौन थे? नारायण मल्हार जोशी। बस इतना ही याद रखना है। फिर इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स, लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट इनके बारे में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में नारायण मल्हार जोशी ने बनाया। तो यहाँ पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखूँ तो सुधारक मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखूँ तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी दिख रहा है, सोशल सर्विस लीग और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू नारायण मल्हार जोशी। आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दिस। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद।
रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद। सी यहीं से सवाल फँसेंगे, बहुत सारे सवाल यहीं से आएँगे, तो आपको पेशेंस के साथ ये लेक्चर देखना पड़ेगा। इसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, जहाँ पे ऐड करना होगा मैं वहीं-वहीं पे चीज़ कुछ थ्योरी वहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है? वरना चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अब रामकृष्ण परमहंस जो थे, ये दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के पुजारी थे, ठीक है? ये इनका मानना था कि जितने फेथ है उतने पाथ है, मतलब एनलाइटमेंट भगवान को पाने का बहुत सारे रास्ते हैं। सिंस बहुत सारे रिलीजियन, बहुत सारे सेक्ट्स हैं, उसी हिसाब से भगवान को पाने का बहुत सारा तरीका है। ये बोल रहे थे सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, जत्र जीव तत्र शिव, ठीक है? जत्र जीव तत्र शिव बोल रहे थे ये, ठीक है? इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? वेदांत के आइडिया को स्प्रेड करना इनका ऑब्जेक्टिव था, और ही कैरी द प्रीचिंग फिलैंथ्रोपिक एंड चैरिटेबल वर्क्स फॉर ऑल, ठीक है? इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, कलर, ये सबके लिए फिलैंथ्रोपिक एक्ट कर रहे थे या फिर जनसेवा कर रहे थे, ओके? अब इनका अगर डिसाइपल देखें, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य अगर देखें तो वो है स्वामी विवेकानंद, और ये नियो हिंदुइज्म के प्रचारक थे। इन्होंने वेदांत, उपनिषद, गीता, बुद्ध एंड जीसस के ऊपर सिंथेसिस करके हिंदुइज्म को एक न्यू डायमेंशन दिया, ठीक है? अब शारदा देवी अगर देखें, शारदा देवी शी वाज द वाइफ ऑफ रामकृष्ण, नोन एज होली मदर बाय हिज डिसाइपल, ठीक है? प्लेड की रोल इन एनकरेजिंग यंग मंक्स। तो शारदा देवी के बारे में अगर जाने तो वो रामकृष्ण परमहंस के वाइफ थे, ठीक है? और जिन्हें होली मदर बोला जाता था। अब विवेकानंद जी के कुछ टीचिंग देखते हैं। इनका एक बढ़िया लाइन है कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ यूज़लेस। आपके पास नॉलेज है लेकिन आप कोई काम में नहीं लगा रहे हैं तो वो यूज़लेस है। ये इम्पोर्टेंट है, आप एथिक्स में भी ये पॉइंट यूज़ कर सकते हो। रिलीजियन मस्ट नॉट सपोर्ट ऑपरेशन ऑफ पोर, कि एक रिलीजियन गरीबों का जो शोषण हो रहा है उसे सपोर्ट ना करे, ठीक है? ए स्टार्विंग मैन नीड्स ब्रेड फर्स्ट देन रिलीजियन। जो भूखा है उसे पहले खाना चाहिए, फिर बाद में उसे अपने रिलीजियन धर्म के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? तो ये सेक्युलर नॉलेज के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि विवेकानंद का आइडिया था कि एक बेटर सोसाइटी के लिए हमें वेस्टर्न और ईस्टर्न का सिंथेसिस करना पड़ेगा, ठीक है? वेस्टर्न का कैपिटलिज्म और इंडियन स्पिरिचुअलिज्म शुड बी सिंथेसाइज्ड टू मेक ए बेटर सोसाइटी, ये आइडिया था विवेकानंद का, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है विवेकानंद जी के लाइफ में शिकागो में जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन हुआ 1893 में। वहाँ पे विवेकानंद जी को एक ग्लोबल आइडेंटिटी मिला, जहाँ पे कि वो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर से शुरू करते हैं अपना जो स्पीच। वहाँ से शिकागो का 1893 जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन था, वहाँ पे इनका थोड़ा एक नेशनल आइडेंटिटी बना। वहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन में सारे धर्म के जो धर्म प्रचारक थे, वो सब वहाँ पे पहुँचे थे। हालाँकि हर धर्म का ये एक नज़रिया होता है कि हर धर्म खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन विवेकानंद जब गए, वो सारे धर्मों को बोले कि सारे अपने-अपने जगह ठीक है। सारे अपने-अपने जगह ठीक है। अगर कोई हिंदूइज़्म फ़ॉलो कर रहा है, देन ही शुड बी ए बेटर हिंदू। अगर कोई इस्लाम फ़ॉलो कर रहा है, देन ही शुड बी ए बेटर इस्लामिक फ़ॉलोअर, ठीक है? अगर कोई क्रिश्चियनिटी फ़ॉलो कर रहा है, देन ही शुड फ़ॉलो दैट इन प्रॉपर फेथ एंड डिवोशन, क्योंकि सारे धर्मों का कोर प्रिंसिपल एक ही है, वो ह्यूमैनिटी है, ठीक है? और इन्होंने रामकृष्ण मिशन फाउंड किया 1897 में, ठीक है? हम देखें कि 1893 में इनका शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में ये हिस्सा लेते हैं विवेकानंद जी, और फिर रामकृष्ण मिशन ये एस्टेब्लिश करते हैं 1897 में, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अबाउट नाउ दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का जो नाम था, ये मूलशंकर था। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? मूलशंकर, ठीक है? और इन्होंने ही वाज़ द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, ठीक है? और सत्यार्थ प्रकाश जो न्यूज़पेपर आता था या जर्नल आता था, उसके फाउंडर हैं दयानंद सरस्वती। स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वधर्म, ठीक है? ये आइडिया जो स्वदेशी का आइडिया स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में आया, 1905 में आया, उसका पहले ये अभी जो वोकल फॉर लोकल का जो आ रहा है ना, उसका जेनेसिस कहीं यहीं पे ही मिलता है, जो दयानंद सरस्वती ने पहले दिया था 4 स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वधर्म, ठीक है? और इन्होंने कॉल दिया था इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस। अब
कोर आइडिया एंड टीचिंग क्या था इनका, ये भी देख लेते हैं कि वेदस आर इनफेलिएबल। वो बोल रहे थे कि वेद में जो लिखा है, वेदों में जो वर्णन है, वही सबसे टॉप में है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। तो उन्होंने कॉल दिया था बैक टू वेदस। यही आता है कि बैक टू वेदस वाज बाय हुम, किसने बोला था बैक टू वेदस? तो दयानंद सरस्वती। इंडिया फॉर इंडियंस किसने बोला था? दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो ये सब देखना है। बिलीव्ड इन कर्म री इनकारनेशन, ठीक है, तो ये कर्म थ्योरी और री इनकारनेशन थ्योरी पे मानते थे। अगर हम देखें कि आर्य समाज का, सॉरी, ब्रह्म समाज का क्या स्टांस था, ब्रह्म समाज कर्म थ्योरी पे साइलेंट था, ठीक है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पे साइलेंट था, उनका कोई प्रॉपर स्टैंड नहीं था। हाउएवर इफ वी विल सी, दयानंद सरस्वती कर्म और री इनकारनेशन, पुनर्जन्म में मानते थे। ओके, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, एनिमल सेक्रीफाइस और सी वॉयजेस टैबू जो था, उसे वो नकार रहे थे। सी वॉयजेस टैबू क्या, कि पहले माना जाता था कि समंदर से अगर कोई दूर विदेश गया तो उसका जाति चला जाता था। बेसिकली ये ऐसे इसलिए किया जाता था कि अगर कोई दूर दराज चला जाए, देन ही विल सी द एक्सटर्नल सिविलाइजेशन, बाहर के सिविलाइजेशन वो देखेगा, फिर आके सवाल उठाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी का सोची समझी साजिश क्या था कि भाई किसी को जाने नहीं देते, अगर कोई दरिया पार करके जाएगा तो उसका कास्ट चला जाएगा, ऐसा हम मानते थे, जो दयानंद सरस्वती ने इसे मना किया और नकारा। ठीक है, फिर हम देखते हैं सोशल रिफॉर्म एंड आइडियल्स। इन्होंने जो मिनिमम मैरिज एज 25 ईयर बॉयज़ के लिए किया और 16 ईयर्स फॉर गर्ल्स ये फिक्स किए। ठीक है, अपोज्ड कास्ट सिस्टम, वर्ण बाय मेरिट एंड ऑक्यूपेशन नॉट बाय बर्थ। जैसे कि वैदिक टाइम में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे, लेकिन ये 4 वर्ण ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन थे। एक ही परिवार में ब्राह्मण भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे और क्षत्रिय भी थे। लेकिन विथ टाइम इसे हेरिडिटरी कर दिया गया, जन्म सिद्ध बाय बर्थ कर दिया गया। तो ये बोलते थे कि आपका जो वर्ण है वो मेरिट के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि बर्थ के बेसिस पे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि वो बैक टू वेदस बोल रहे थे, तो जितना भी वैदिक आइडिया था वो सब वो इम्प्लीमेंट करने को कोशिश कर रहे थे। फिर आर्य समाज का वर्क क्या था, जैसे कि सोशल सर्विस, फेमाइन, फ्लड और अर्थक्वेक में ये काम कर रहे थे। अभी आर्य समाज में उनका डीएवी कॉलेज उन्होंने एस्टेब्लिश किया 1886 में। फाउंडेड कन्या महाविद्यालय, जालंधर में कन्या महाविद्यालय भी उन्होंने फाउंड किया। फिर एजुकेशन फॉर विडोज भी आर्य समाज ने उसके लिए भी काम किया। ओके, फिर आर्य समाज में एक स्प्लिट हो जाता है। तो एक है जिन्हें बोला जाता है कॉलेज पार्टी, और दूसरे हैं महात्मा पार्टी और गुरुकुल पार्टी। तो कॉलेज पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर है लाला हंसराज, लाला लाजपत राय, ठीक है, और महात्मा पार्टी के स्वामी श्रद्धानंद, लाला मुंशीराम, ये सब हैं। बेसिकली इन दोनों में क्या, आर्य समाज में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि वेजिटेरियनिज्म को लेके ये जो कॉलेज पार्टी थे, देख रहे हैं थोड़ा मॉडर्न है कॉलेज पार्टी और वो महात्मा पार्टी, ठीक है। वेजिटेरियन की हमें नॉन वेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर ये कॉलेज पार्टी न्यूट्रल था, लेकिन ये स्ट्रिक्टली वेजिटेरियनिज्म फॉलो कर रहे थे, ठीक है। और ये जो महात्मा पार्टी, ये रेडिकल सोशल रिफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, और महात्मा पार्टी कौन सा, संस्कृत वैदिक एजुकेशन को और गुरुकुल सिस्टम को प्रमोट कर रहे थे। इट वॉज ए स्प्लिट बिटवीन आर्य समाज। ओके, आर्य समाज के डिवीजन से ये हुआ। तो कॉलेज पार्टी जो था उसके हेल्प से डीएवी स्कूल एंड कॉलेजेस बना। महात्मा पार्टी जो था वो आर्य प्रतिनिधि सभा और वेरियस गुरुकुल बनाए, ठीक है, इन कांगरी नियर हरिद्वार, हरिद्वार के पास में। ये जो महात्मा पार्टी थे, इन्होंने आर्य प्रतिनिधि सभा बनाया, वेरेज जो कॉलेज पार्टी था आर्य समाज का, उन्होंने डीएवी स्कूल और कॉलेज को अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ओके, फिर आता है शुद्धि मूवमेंट। व्हाट इज बेसिकली शुद्धि मूवमेंट? शुद्धि मूवमेंट इज ए रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, जहाँ पे कि हम देखते हैं कि जो लोअर कास्ट के अनटचेबल लोग हैं, जिन्हें कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है या फिर कोई डिफरेंट रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया गया है, उन्हें वापस अपने हिंदुइज्म में शामिल करने के लिए ये मूवमेंट चला था, ठीक है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है शुद्धि मूवमेंट। जो आपका, आप अभी सुने होंगे कि घर वापसी मूवमेंट जो होता है, उसे शुद्धि मूवमेंट बोला जाता है। तो बेसिकली हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, जो भी हिंदुइज्म के लोग, हिंदुइज्म में किसे कन्वर्ट किया जा सकता है, जो अनटचेबल है, जिनको राइट्स नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम अम्बेडकर को देखेंगे, ही वॉज फ्रॉम महर कम्युनिटी, जो कि अनटचेबल्स थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इन द आखिरी के समय में, ही चेंज्ड हिज रिलीजन टू बुद्धिज्म। ओके, जब कोई देखता है कि मेरे रिलीजन में मुझे सम्मान नहीं है, तभी तो वो देखता है कि हाँ दूसरे रिलीजन में चले जाते हैं।
तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। तो ये जो कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जहाँ पे भी कन्वर्सन हो रहा था, किसका होगा? अनटचेबल लोगों का होगा, ठीक है? एम्ड टू अपलिफ्ट द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू ब्रिंग देम इन हिंदू फोल्ड, ठीक है? अनटचेबल लोगों को वापस मतलब अपने हिंदू फोल्ड में शामिल करने के लिए ये शुद्धि मूवमेंट चला था, ठीक है? तो शुद्धि मूवमेंट ये जो 1920s में एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे ये चला था। आगे पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन के बारे में। तो शुद्धि मूवमेंट बेसिकली ये जो कन्वर्सन के जब थोड़ा रेडिकल अप्रोच होगा, तो बेसिकली ये कम्युनल टेंशन भी राइज़ कर देता है, ठीक है? अब हम देखेंगे नॉलेज विदाउट एक्शन, ये हमने देख लिया है। शिकागो वाले रिलीजियस कॉन्फ्रेंस देख लिया है, रामकृष्ण मिशन का फाउंडेशन देख लिया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखेंगे, जैसे कि सेवा सदन। यहाँ पे एक-एक, दो-दो पॉइंट हमें देखना है। बैराम जी एम मालावरी, ठीक है? इसके फाउंडर है बैराम जी एम मालावरी। जो केस हमने देखा था, रुक्माबाई केस, ये वही मालावरी है, ठीक है? तो रुक्माबाई केस हमने पढ़ा है, अगर आप नहीं जानते हैं तो लास्ट क्लास आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? तो विथ हिज़ फ्रेंड दीवान दयाराम गिडुमल। तो सेवा सदन में 2 नाम आपको, एक नाम आपको याद रखना है, वो है मालावरी। कुछ नहीं याद रह रहा है तो मालावरी, ठीक है? और फिर बाद में देखते हैं, इनके बदौलत एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट आया, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है? एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट आया था। फिर सेवा सदन का बेसिकली काम क्या था? ये जो वुमेन जो एक्सप्लॉइटेड हैं, डिस्कार्डेड बाय सोसाइटी हैं, जो डेस्टिट्यूट वुमेन हैं, जो अबला नारी हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, घर से उन्हें बेदखल कर दिया गया है, उन्हें ये सेवा सदन बना देता था, ओके? प्रोवाइडेड एजुकेशन, मेडिकल एंड वेलफेयर सर्विस। तो सेवा सदन इज़ डन। नाउ देव समाज बाय शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज वाज़ फाउंडेड बाय शिव नारायण अग्निहोत्री। बेसिकली ये इटर्निटी ऑफ सोल, सुप्रीमेसी ऑफ गुरु एंड गुड एक्शन के बारे में बात कर रहे थे। ये बात कर रहे थे नो ब्राइब, नो वेजिटेरियनिज़्म, अवॉइड इंटॉक्सिकेंट, ये सब सारा चीज़ है जो कि अच्छे-अच्छे बात है, वही आपको लिखना है। देव समाज के बारे में एक चीज़ याद रखना है सिर्फ, शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है? और उनके जो टीचिंग था वो कंपाइल्ड है जिस बुक में, दैट इज़ कॉल्ड एज़ देव शास्त्र। डन। अब धर्मसभा, सी धर्मसभा वाज़ फाउंडेड बाय राधाकांत देव। मैंने जब राजा राममोहन रॉय का पढ़ाया था, जब मैंने ब्रह्म समाज पढ़ाया था, तो ब्रह्म समाज में मैंने यही पढ़ाया था कि धर्म सभा जो राधाकांत देव के द्वारा बना था, ही वाज़ अपोजिंग राजा राममोहन रॉय, ठीक है? और राजा राममोहन रॉय वाज़ एक्टिव इन एबोलिशन ऑफ सती। तो 1829 में जो हुआ सती एबोलिशन, उसमें राजा राममोहन रॉय एक्टिव थे। तो ये अपोज टू एबोलिशन ऑफ सती, ठीक है? राधाकांत देव जो थे, वो राजा राममोहन रॉय ब्रह्मो समाज को अपोज करते थे, और अल्टीमेटली वो सती का जो एबोलिशन है उसे अपोज कर रहे थे। मतलब वो चाह रहे थे, ये ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से बिलोंग कर रहे थे, मतलब वो चाह रहे थे कि जैसा चल रहा है समाज में वैसे चले। स्टेटस क्वो इन्हें बोला जाता है, जो कि जो चल रहा था उसी में ही खुश हैं, कंजर्वेटिव थॉट्स के, ओके? फिर आता है भारत धर्म महामंडल, ठीक है? ये भी एक ऑर्थोडॉक्स एजुकेटेड हिंदूज़ थे, जैसे कि प्रोमिनेंट लीडर इसमें थे पंडित मदन मोहन मालवीय। अदर बॉडीज़ जैसे कि सनातन धर्म सभा, धर्म महापरिषद और धर्म महामंडली, ये भी सब थे ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिलीजियस रिफॉर्मर, ओके? तो भारत धर्म महामंडल के फाउंडर और लीडर, इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। अब आगे जाते हैं। देखो, बोर तो आपको भी लग रहा है, मुझे भी पता है। लेकिन यही वन लाइनर, यही 2 मार्क दे के जाएगा, और ज उससे पूछो 2 मार्क का वैल्यू क्या है, जिसका सिलेक्शन 0.5 मार्क्स से रुक गया है, ठीक है? जब प्री 0.75, 0.5 से रुक जाता है ना, तभी पता चलता है कि 2 मार्क कितने बड़ी चीज़ है। छोड़ के कोई नहीं जाएगा इसे, जो भी सही प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो छोड़ के नहीं जाएँगे, वो सब पढ़ के जाएँगे। अब डिपेंड कर रहा है आप पढ़ोगे या छोड़ोगे। आप छोड़ दोगे, कोई और पढ़ देगा, सिंपल सी बात है, इतने कॉम्पिटिशन है, मतलब कोई खुशी से नहीं पढ़ रहा है लेकिन कोई छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोअर हैंगिंग फ्रूट है। इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस याद करो, 2-4 टेस्ट देने के बाद ये सब ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है? फिर आता है राधा स्वामी मूवमेंट, जो कि फाउंडेड बाय तुलसीराम, ए बैंकर फ्रॉम आगरा। राधा स्वामी मूवमेंट बिलीव्स इन वन सुप्रीम बीइंग, सुप्रीमेसी ऑफ गुरु, और सत्संग के बारे में और सिंपल सोशल लाइफ के बारे में ये बात कर रहे थे, ठीक है? नेम इज राधा स्वामी मूवमेंट। लीडर इज फाउंडेड बाय तुलसीराम, ठीक है? राधा स्वामी को आप तुलसीराम के साथ जोड़ के याद रख सकते हो, ठीक है? स्पिरिचुअल अटेनमेंट इज पॉसिबल विदाउट वर्ल्डली लाइफ, विदाउट रिनाउंसिंग वर्ल्डली लाइफ। मतलब ये जो राधा स्वामी मूवमेंट था, ये बोल रहे थे कि सांसारिक जीवन में रहते हुए भी आपका स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो सकता है, ठीक है?
फिर नो बिलीफ इन टेम्पल्स, श्राइन्स, ये बोल रहे थे कि कोई मंदिर-वंदिर जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप घर पे नॉर्मल लाइफ़ जी के भी भगवान को पा सकते हो। ओके? फिर अब नेक्स्ट आते हैं श्री नारायण गुरु धर्म प्रतिपालन मूवमेंट, ठीक है? एसएनडीपी मूवमेंट, ये इम्पोर्टेंट है। स्टार्टेड बाय श्री नारायण गुरु स्वामी। वो बेसिकली अमॉन्ग द इजावा ऑफ केरला, जो कि टोडी टैपर थे, जो कि खजूर के पेड़ से जो ड्रिंक बनाया जाता है ना, अल्कोहलिक ड्रिंक जो बनाया जाता है, वो उससे जो कलेक्ट करते हैं उन्हें बोला जाता है टोडी टैपर, ठीक है? वो इजावा कम्युनिटी के लोग करते हैं, वो पेड़ से वो ताड़ी लेके आते हैं, ठीक है? तो उससे वो अनटचेबल थे, उन्हीं को लेके श्री नारायण गुरु स्वामी ने एसएनडीपी या फिर श्री श्री नारायण गुरु धर्म प्रतिपालन मूवमेंट का क्रिएट किया था। बेसिकली इन्होंने ऑल रिलीजियंस आर सेम, ये बोला था। एनिमल सेक्रीफाइस को आप हटाओ, ये बोला था। कास्ट, क्रीड, डिवीजन, ये सब हटाओ और लिकर को बैन करो, ये सब इनका मैसेज था। श्री नारायण गुरु, ठीक है? एसएनडीपी श्री नारायण गुरु धर्म प्रतिपालन मूवमेंट बाय श्री नारायण गुरु। कौन से कम्युनिटी के लोगों के लिए ये था? इजाबा कम्युनिटी के लोगों को लेके ये कर रहे थे। बेसिकली ये जो लिकर विकर बैन के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है? देन वन लाइनर, भोकालिगा संघ जो है ये एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था। कहाँ पे कंसंट्रेटेड था? मैसूर में कंसंट्रेटेड था, ठीक है? भोकालिगा मूवमेंट। फिर आता है जस्टिस मूवमेंट। जस्टिस मूवमेंट बाय सीएन मदुलियर, टीएम नायर, पी त्यागराज इन मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है? तो जस्टिस मूवमेंट के साथ कौन से 4 नाम देगा और इनमें से कौन से एसोसिएटेड नहीं थे पूछेगा। तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, सीएन मदुलियर, टीएम नायर और पी त्यागराज, ठीक है? इन्होंने जो नॉन ब्राह्मण्स के लिए जॉब सिक्योर करने के लिए और रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए मांग किया था, ठीक है? मद्रास प्रेसिडेंसी में ये थे और मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी इन्हीं के द्वारा फॉर्म किया गया था। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर लोअर कास्ट इन लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर था, लॉ मेकिंग बॉडी जो था, वहाँ पे नॉन ब्राह्मण्स के लिए सेपरेट रिजर्वेशन और लोअर कास्ट के लिए सेपरेट रिजर्वेशन की बात ये कर रहे थे। फिर आता है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सिंपल यूपीएससी में सवाल आया कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट? सीधा आंसर था ईवी रामस्वामी नाइकर। 2 मार्क हाथ में, ठीक है? यही सब चीज़ है जो कि लगता है कि कर सकते थे लेकिन नहीं किए, तो उस वाले चीज़ से बचना। तो एम्ड एट रिजेक्टिंग ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड कल्चर, एनकरेज्ड सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज विदाउट ब्राह्मण प्रिस्ट। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में क्या है कि बिना ब्राह्मण के शादी होगा, ठीक है? ये उसे प्रमोट कर रहे थे। अभी आगे बढ़ते हैं। टेम्पल एंट्री मूवमेंट देखते हैं। जो टेम्पल एंट्री, जैसे कि कुछ लोगों को मंदिर में जाना मना था। इज़ाबा कम्युनिटी हो गया या फिर कोई भी लोअर कास्ट लोगों को मंदिर में जाना मना था। तो वो लोग जब एक मूवमेंट करते हैं कि फोर्सफुली वो मंदिर में घुसते हैं, तो उसे टेम्पल एंट्री मूवमेंट बोला जाता है। अर्ली वर्क्ड बाय श्री नारायण गुरु, जो कि एसएनडीपी हम देख रहे थे, श्री नारायण गुरु धर्म प्रतिपालन। तो श्री नारायण नारायण गुरु और एन कुमार आसन, ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट के लीडर्स थे, ठीक है? वैकम सत्याग्रह led by KP Kesava in Kerala, demanding temple entry and access to roads for untouchable. See, वैकम एक छोटा सा गांव था, कहाँ पे? केरला में। कहाँ पे? केरला में। और वहाँ पे टेम्पल एंट्री का मूवमेंट चला कि जो अनटचेबल है उनको जैसे कि रोड का एक्सेस मिले। जैसे कि आर्टिकल 15 में लिखा गया है आज के डेट में भी कोई पब्लिक रोड या जो वेल है, पानी पीने का कुआं है, उसे आप ऐसा फिक्स नहीं कर सकते हो कि इसे कोई स्पेसिफिक वर्ग के लोग छू नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 में जो लिखा गया है, तो उसी हिसाब से ये भी वैकम सत्याग्रह था कि जो रोड्स है, जो टेम्पल है, उनमें एक्सेस दिया जाए अनटचेबल्स लोगों को, ठीक है? वैकम एक छोटा सा गांव या छोटा सा जगह था केरला में, ठीक है? वहाँ पे ये मूवमेंट बना था। फिर टेम्पल एंट्री मूवमेंट एट गुरुवायूर लेड बाय के केलप्पन। तो आपको देखना है वैकम सत्याग्रह लेड बाय केपी केशव, ओके, इन केरला, और के केलप्पन ये गुरुवायूर में जो मूवमेंट हुआ था टेम्पल एंट्री मूवमेंट, उसे ये लीड कर रहे थे के केलप्पन, ठीक है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पोएट सुब्रमण्यम तिरमम्बू, ठीक है? ये लीडर्स इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है सवाल यहाँ से, ठीक है? अब इसको देखते हुए, ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट देखते हुए, जो ट्रावनकोर के महाराजा थे, वो सारे टेम्पल्स को ओपन रख देते हैं सबके लिए, ठीक है? अब यहाँ पे हम देखते हैं इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस क्या है? जो 1885 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है और कांग्रेस का सोशल रिफॉर्म सेल है। देखो, कांग्रेस एक पॉलिटिकली एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। इसका सोशल फील्ड में कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो कांग्रेस का एक एज ए सोशल सेल विंग की तरह ये काम किया कौन?
इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। ये किसके द्वारा है? एमजी राणादे एंड रघुनाथ राव। ये इंपॉर्टेंट है, एमजी राणादे एंड रघुनाथ राव। ये क्या है? सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ कांग्रेस है, ठीक है। अब अगर हम एमजी राणादे के बारे में देखें तो सी एमजी राणादे के बारे में अगर देखें तो इन्होंने सी एमजी राणादे, इन्हें फादर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट इन महाराष्ट्र बोला जाता है, एमजी राणादे को। प्रार्थना समाज जो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा हुआ था, उसमें भी ये को-फाउंडर थे, एमजी राणादे। अगर हम देखें पूना सार्वजनिक सभा, ये भी एमजी राणादे का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इन्होंने चाइल्ड मैरिज और पॉलीगामी के अगेंस्ट एक मूवमेंट इनिशिएट किया था, प्लेज मूवमेंट। प्लेज मतलब शपथ लेना, कि इसके जो मेंबर्स थे वो सारे शपथ लेते थे कि हमें अपने फैमिली में, अपने जान पहचान में चाइल्ड मैरिज और ये जो पॉलीगामी है इसे प्रमोट नहीं करना है। तो प्लेज मूवमेंट के भी ये इनिशिएटर थे एमजी राणादे। फर्गुसन कॉलेज में एक वो लेक्चर थे पुणे में, ठीक है। और बस इन्हें इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के भी फाउंडर थे, हमने ये देखा, ठीक है। एमजी राणादे के बारे में इतने डाटा, ठीक है। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये भी एमजी राणादे का ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। अब यहाँ पे थे हम, एमजी राणादे के पास थे इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ये खत्म हुआ। अब देखो एक चीज़, वहाबी मूवमेंट को हम आएंगे। पहले पहले हम देखते हैं सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट। देखो अलीगढ़ मूवमेंट एक, अलीगढ़ में एक मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हुआ जिसे बोला जाता है अलीगढ़ मूवमेंट। और इसके फाउंडर कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सर टाइटल उन्हें दिया गया था बाय ब्रिटिश, ओके। ये वेस्टर्न एजुकेशन को इस्लामिक टीचिंग के साथ कंबाइन कर रहे थे, ठीक है। ये बोल रहे थे कि ये जो रिलीजियस इंटरप्रेटर हैं सिर्फ मौलवी ही क्यों इस्लाम को प्रीच करेंगे, हम अच्छे से प्रीच करेंगे, और जो मौलवी कुछ ऑर्थोडॉक्स बातें बताते हैं हम उसे मॉडर्नाइज करके बताएंगे। तो ही वाज एक्टिव इन अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी। नाम क्या है? अलीगढ़ मूवमेंट। और फाउंडर कौन है? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, सी सर सैयद अहमद खान का पहले जो दिमाग में था वो हिंदू मुस्लिम के यूनिटी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने देखा, जब ब्रिटिशर्स को उन्होंने मांग की कि भाई इंडियन सोसाइटी में मुस्लिम्स क्यों पीछे हैं, वाई दे आर एजुकेशनल सेक्टर पे पीछे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका मतलब रिप्रेजेंटेशन कम है, हाँ लेजिस्लेचर में उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, ऐसा क्यों है? तो ब्रिटिशर्स ने उनको क्या आइडिया दिया कि ब्रिटिशर्स उन्हें ये आइडिया देते हैं कि आपका जो हिस्सा है ना वो हिंदूज ले गए, आपका जो हिस्सा है वो हिंदूज ले गए, कि हिंदू ज़्यादा, क्योंकि इससे वो हिंदू मुस्लिम के जो सेंटीमेंट में एक रिफ्ट डाल दिए। समझ में आया? तो इसी हिसाब से आखिर के जो फेज़ में हम देखेंगे सर सैयद अहमद खान एंटी कांग्रेस हो जाएँगे। वो बोलेंगे कि कांग्रेस में हिंदू डोमिनेटेड है कांग्रेस, और वो एंटी कांग्रेस स्टेटमेंट देना शुरू कर देंगे सर सैयद अहमद खान। हाउएवर द टू मेन इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया दो थे। पहली बात कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को हेड ऑफ द रिवोल्ट माना गया। हमने ये बात रिवोल्ट ऑफ 1857 में कर चुके हैं। पर आपको सिंपल यही याद रखना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को हेड कौन कर रहा था? एक मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। तो इन्होंने पोस्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 सोचा कि ये जो सारे फसाद के जड़ हैं ना, ये मुस्लिम कम्युनिटी हैं। तो इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम कम्युनिटी को एलिनेट करते गए फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग, फ्रॉम एजुकेशन। ये था पहला रीज़न क्यों मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ा पीछे चल रहे हैं इन एजुकेशन, इन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इन सर्विसेज। दूसरी बात, मुस्लिम कम्युनिटी में कोई इंटरनल रिफॉर्म नहीं हुआ। जैसे कि आप हिंदू कम्युनिटी में देखोगे कि सती के अगेंस्ट राजा राममोहन रॉय तब आते हैं जब उन्हें घर से भी निकाल दिया जाता है। आप देखोगे हजारों रिफॉर्मर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय, ये सब एमजी राणादे, ये सारे ज्योतिबा फुले, सारे इंटरनली हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने में लगे थे। लेकिन आप कितने लोगों को देख रहे हो कि इंटरनली मुस्लिम कम्युनिटी से अपने रिलीजियन को रिफॉर्म कर रहे हैं? कोई नहीं। तो ये दो कॉज थे कि डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। पहला, रिवोल्ट ऑफ 1857 का सब सारा जिम्मेवारी किसके ऊपर लाद दिया गया? मुस्लिम्स कम्युनिटी के ऊपर बाय ब्रिटिश। और दूसरा है मुस्लिम कम्युनिटी में कोई इंटरनल रिफॉर्म नहीं आया। दैट वाज द रीज़न। हाउएवर सैयद अहमद खान को एक मतलब ब्रिटिशर्स व्यू दिए कि हिंदू वाले तुम्हारे जो राइट्स हैं ना
उस पे बैठे हुए हैं, इसीलिए तुम्हारा अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग डेज़ में ये क्या करेंगे, एंटी कांग्रेस स्टेटमेंट देना शुरू कर देंगे बाद में। सी अभी ये रिफॉर्मिस्ट हैं, समझ में आ रहा है? रिफॉर्मिस्ट मतलब जो कि ओल्ड ट्रेडिशन से निकल के एक मॉडर्निज़्म की तरफ आ रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे इनके अगेंस्ट में एक मूवमेंट आया, जिसे कि हम बोलते हैं वहाबी मूवमेंट, ठीक है? यहाँ पे देखो, वहाबी मूवमेंट बेसिकली अब्दुल वहाब जो थे सऊदी अरेबिया में, उनका आइडिया था। वहाबी मूवमेंट वहीं से शुरू हुआ था, सऊदी अरेबिया से। उनका आइडिया था, अब्दुल वहाबी जो थे, उनका आइडिया था कि हम इस्लाम को प्यूरीफाई करेंगे, ठीक है? इस्लाम का जो प्यूरिटी है, उसे मेंटेन करेंगे। ये जो आइडिया है, उसे इंडिया में कौन लेके आया? इंडिया में लेके आए शाह वलीउल्लाह, ठीक है? शाह अब्दुल अजीज़ और सैयद अहमद बरेलवी, ये इंडिया में लेके आए, ठीक है? इन दोनों के लिए इंडिया में वहाबी मूवमेंट आया। वहाबी मूवमेंट बेसिकली इज़ ए आइडिया ऑफ अरब, जो कि बाय अब्दुल वहाब ये आइडिया था। और वहाँ से इंडिया में कौन दोनों लोग फेमस किए? शाह अब्दुल अजीज़ और सैयद अहमद बरेलवी इंडिया में इसे फेमस किए। इसका मोटो क्या था कि इस्लाम को प्यूरीफाई करना है, ठीक है? इन्होंने एक आइडिया दिया कि दर उल हर्ब मतलब जहाँ पे इस्लाम नहीं पहुँचा है, और दर उल इस्लाम जहाँ पे इस्लाम पहुँच गया है। तो इन्होंने बोला है, इनका आइडिया था कि इंडिया में दरुल हर्ब है, मतलब इस्लाम इन द प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है इनटू दरुल इस्लाम में, जहाँ पे कि इस्लामिक स्टेट बनाना है और इस्लाम का स्प्रेड करना है इंडिया में, ठीक है? तो ये उनका आइडिया था, कौन सा? वहाबी मूवमेंट का। एम आई क्लियर ऑन दिस? फिर इन्होंने ये जो वहाबी थे, ये एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा लेने में, मतलब लाने में कामयाब रहे, ठीक है? अब वहाबी मूवमेंट खत्म हुआ। अब देखो, अभी सैयद अहमद बरेलवी हम देखें, वहाबी मूवमेंट को इंडिया में फेमस करने वाले एक इम्पोर्टेंट बंदे। तो ये जो बरेलवी थे ना, ये थोड़ा रेडिकल एक्शन पे जाएंगे, उनके बाद वाले टाइम में थोड़ा रेडिकल एक्शन पे जाएंगे, जिसके वजह से इन्हें ब्रिटिश का रिएक्शन सामना करना पड़ेगा। ओके, तो बरेलवी के जो फॉलोअर थे, डिसाइपल थे, शिष्य थे, वो थे टिट्टू मीर। ओके, मीर निथार अली और टिट्टू मीर, ठीक है? मीर निथार अली और टिट्टू मीर थे शायद बरेलवी के स्टूडेंट और डिसाइपल। तो इन्होंने टिट्टू मीर मूवमेंट लॉन्च किया। बाय टिट्टू मीर, कौन थे टिट्टू मीर? मीर जो शायद अहमद बरेलवी के डिसाइपल थे, और शायद अहमद बरेलवी कौन थे? जो कि फेमस कर रहे थे वहाबी मूवमेंट इन इंडिया। ओके, तो इन्होंने बेसिकली टिट्टू मीर ने क्या किया, बंगाल में जो पीजेंट्स थे, जो मुस्लिम पीजेंट्स थे, उनको लेके जो हिंदू जमींदार थे, उनके अगेंस्ट ये स्टैंड कर लिए और रिवोल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो यही है अबाउट टिट्टू मीर, ठीक है? फिर हम एक देखते हैं फ़राइज़ी मूवमेंट फाउंडेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह, लेड बाय सन दुदू मियाँ, ठीक है? ये दो लोग इंपॉर्टेंट है। फ़राइज़ी मूवमेंट में दो नाम हैं, एक हाजी शरीयतुल्लाह और उनका सन दुदू मियाँ, ठीक है? ये भी वही प्यूरीफाइंग इस्लाम के बारे में बात कर रहे थे। ये फॉर्म्ड आर्म फोर्सेस अगेंस्ट जमींदार मोस्टली हिंदूज, वही जैसे कि टिट्टू मीर ने हिंदू जमींदार के अगेंस्ट मुस्लिम प्लांटर और मुस्लिम फार्मर को खड़ा करके एक रिवोल्ट प्लान किया था। ये भी वही कर रहे थे कि जमींदार के अगेंस्ट काम कर रहे थे, ठीक है? फराइजी मूवमेंट, दुदू मियाँ एंड हाजी शरीयतुल्लाह। फिर आता है अहमदिया मूवमेंट। सी अहमदिया मूवमेंट जो है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड बेयरर ऑफ इस्लामिक रेनेसां बोला जाता है, ठीक है? अहमदिया मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? मिर्ज़ा गुलाम अहमद। तो इनको, इनके डिसाइपल जो थे, इनके फॉलोअर्स जो थे, इन्हें मानने लगे कि ये प्रॉफिट है, ठीक है? जो ऐसे माना जाता है इस्लाम में कि जब इस्लाम डेंजर में आएगा या फिर दुनिया में जब सब डिस्टेबलाइज़ होगा, तब भगवान अपने मैसेंजर को भेजेंगे, प्रॉफिट मैसेंजर को भेजेंगे सुधार के लिए, ओके? तो लास्ट प्रॉफिट थे प्रॉफिट मोहम्मद, और उनके बाद कौन प्रॉफिट है, इसके ऊपर एक यूनानिमस व्यू नहीं है। हालाँकि जो अहमदिया मूवमेंट था, जिसके लीडर थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद, इन्हें उनके जो फॉलोअर्स थे, वो क्या समझ रहे थे? ये प्रॉफिट है, मसीहा समझ रहे थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद को, ठीक है? ये जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे, जो कि अहमदिया मूवमेंट के लीडर थे, ये ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, टॉलरेंस, ठीक है? सेपरेशन ऑफ मॉस्क फ्रॉम स्टेट, जो सेपरेशन ऑफ रिलीजियन फ्रॉम पॉलिटी, ये और गवर्नमेंट से रिलीजियन का जो सेपरेशन है, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो काफ़ी ये ओपन माइंडेड थे और रिफॉर्मिस्ट थे, ठीक है? रिफॉर्मिस्ट थे।
बेसिकली जब अहमदिया के बारे में ये होता है कि ज़्यादातर अहमदिया जो ग्रुप थे, मुस्लिम सेक्ट जो एक थे, जैसे कि शिया हैं, सुन्नी हैं, जो अहमदिया भी और एक सेक्ट है। तो अहमदिया जो थे, ये जब पोस्ट इंडिपेंडेंस पाकिस्तान गए ये, मतलब लार्ज नंबर में अहमदियाज़ पाकिस्तान गए। लेकिन जिया उल भट्ट के टाइम इनका परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ। वो मानने के नहीं, ये वो मतलब पाकिस्तान, वो मानते थे कि शिया और सुन्नी 2 ही हैं, ये अहमदिया इनको हटाओ। तो इनका परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ था पोस्ट इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में, ठीक है? ये अहमदिया के बारे में। फिर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट, ये मैंने बता दिया। तो इन्होंने फाउंड किया मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इन्होंने फाउंड किया, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। और ये वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे एमंग मुस्लिम, पुरदा सिस्टम को और पॉलीगामी को ये नकार रहे थे, ठीक है? लेटर क्रिटिसाइज्ड फॉर सपोर्टिंग ब्रिटिश, मैंने बोला ना कि ये सपोर्ट कर लेते हैं, किसे? ब्रिटिश को सपोर्ट करते हैं। और क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स उनके दिमाग में जो भरते हैं कि हिंदू ही तुम्हारे हिस्से ले गए, ठीक है? अब देवबंद स्कूल देखते हैं। अगर हम देवबंद स्कूल देखेंगे, तो देवबंद स्कूल भी वही मुस्लिम में एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट मतलब जहाँ पे आपका अलीगढ़ मूवमेंट जा रहा था, रिफॉर्मिस्ट के तरफ जा रहा था, उसके अपोजिट, ठीक है? तो ये लोग चाह रहे थे, इसका हेड कौन था? मोहम्मद कासिम नानातबी और रशीद अहमद गंगोई। इन दोनों का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, याद रखना ये 2 नाम, ठीक है? जब लेटर फेज़ में हम देखें कि सर सैयद अहमद खान, ये कांग्रेस को अपोज़ करते हैं, क्लियर है? क्यों अपोज़ करते हैं? पहले फ़ेज़ में वो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में और कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। लेकिन लेटर फ़ेज़ में जब उनके दिमाग में ब्रिटिशर्स भरते हैं कि तुम्हारे जो हिस्सा काटा गया है, वो इसलिए है कि ज़्यादातर हिंदू लोग सर्विसेज़ में हैं, ठीक है? तो सर सैयद अहमद खान का एक एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट उनका शुरू होता है। तो वो एंटी कांग्रेस हो जाते हैं, सर सैयद अहमद खान। हालाँकि वो इस्लाम में रिफ़ॉर्म के तरफ जा रहे थे, वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ जा रहे थे। इसीलिए जो रिवाइवलिस्ट थे, जो कंज़र्वेटिव ग्रुप थे, जो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप थे इस्लामिक रिफ़ॉर्म में, उन्होंने इनके अगेंस्ट फतवा जारी कर दिया। जैसे देवबंद मूवमेंट है, ये देवबंद स्कूल है, ये तो रिवाइवलिस्ट थे, जो कि रिवाइवलिस्ट मतलब वो चाह रहे थे कि अपना जैसे है वही ओल्ड ऑर्डर रहे। तो इन लोगों ने ये क्या किया? मतलब कांग्रेस को सपोर्ट दिए। अगर हम देखें कि जो हमारे लीडर हैं, अ, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद जो मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे, तो भी वो भी देवबंद स्कूल से ही बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? तो ये रहा देवबंद स्कूल का टोटल डिस्क्रिप्शन। फिर हम आगे बढ़ते हैं और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हम देखेंगे। अभी 3 इम्पोर्टेंट सेक्ट में, जैसे कि पारसी कम्युनिटी में कैसे रिफॉर्म हुआ, सिख कम्युनिटी में क्या-क्या रिफॉर्म हुआ, बस ये 2 देखेंगे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी, कैसे फॉरेनर्स भी इंडियन के जो कल्चर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हुए और वो उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा फॉर द सोशियो रिलीजियस चेंजेस इन इंडिया। तो पहले देखते हैं कि पारसी 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 कम्युनिटी का कैसे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में अपराइजिंग या फिर उनका डेवलपमेंट हुआ। सी पारसियों ने बनाया रहनुमाई मजदादन सभा, रहनुमाई मजदासन सभा इन 1851, ठीक है? ये जो बना था इंग्लिश एजुकेटेड पारसियों के द्वारा बना था। उनका रिलीजन को क्या बोला जाता है? ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन। तो पारसी कम्युनिटी क्या देख रहे थे? हमारे कम्युनिटी में जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ कहीं न कहीं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आके चेंज हो रहा है। तो पारसीज़ भी अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए क्या बनाए? रहनुमाई मजदन सभा। एम आई क्लियर ऑन दिस? फिर अगर लीडर्स देखें तो नारोजी फिरदौसी, दादा भाई नारोजी, फिर के आर कामा और एस एस बेंगली, ये सब इम्पोर्टेंट लीडर्स है जो कि पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर राष्ट्रगोप्तार न्यूज़पेपर देखें तो इट वाज बाय दादा भाई नारोजी एंड दिस न्यूज़पेपर वाज अबाउट द मैसेज ऑफ रिफॉर्म इन पारसी, ठीक है? देखो इन्होंने कुर्धा सिस्टम को बैन किया, रेजिंग एज फॉर मैरिज के ऊपर काम किया। अब आते हैं सिख रिफॉर्म मूवमेंट के, कि सिखों में क्या क्या रिफॉर्म हुआ। सिख में हम देखते हैं, सिखों में जो गुरु परंपरा है, ठीक है? तो गुरु नानक से लेके गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह तक, गुरु गोविंद सिंह तक सिखों का गुरु परंपरा रहता है। पहले गुरु कौन है?
गुरु नानक। और 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। सिखों को एक लड़ाकू कौम में कन्वर्ट करने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा, खालसा का गठन करने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह, पोस्ट गुरु गोविंद सिंह, सिखों का रिलीजियस स्क्रिप्चर जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी को माना जाता है कि वही है गुरु। और उनके बाद मतलब गुरु गोविंद सिंह जी के बाद और कोई गुरु नहीं है। सबसे ऊपर का दर्जा किसे दिया जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब जी को दिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? सिखों का रिलीजियस स्क्रिप्चर है, जिसे कि सबसे ऊंचे पैदान पे रखा जाता है। सिखों का मेन मोटिव है कि जो यहाँ पे लिखा है हमें हमें वही फॉलो करना है। ठीक है। अब विथ पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने देखा कि सिख भी, जो कि इतने अच्छे कम्युनिटी हैं, जो कि आज के डेट में अगर इंडिया में, इंडिया के बाहर में कोई किसी का एग्जाम्पल देता है ना, तो सिखों का देता है। कहीं भी आप देखो कि मतलब नेचुरल डिजास्टर हो गया, कहीं भी कुछ भी होता है, सिख भरोसा जो है ना वो अलग कम्युनिटी है। इनका कम्युनिटी नहीं है, ब्रांड है ये। तो कम्युनिटी बनना है तो आई विल सजेस्ट, ये माई पर्सनल ओपिनियन, कि ऐसा बनना चाहिए भाई। ये जो है ना, ये ब्रांड है, कम्युनिटी नहीं है ये। ठीक है। तो इनका ऐसा चल रहा था। तो फिर इनमें भी, सिखों में भी थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, मतलब वो डिसग्रेस करने लगे। जो अपना ओरिजिनल टीचिंग था वहाँ से कुछ लोग डाइवर्ट होने लगे। तो इसके अगेंस्ट सिख में रिफॉर्म मूवमेंट आया, जैसे कि सिंह सभा मूवमेंट, फाउंडेड एट अमृतसर। तो सिंह सभा मूवमेंट क्यों आता था? क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन टू सिख प्रोवाइड करने में ये एक्टिव था। फिर सिंह सभा मूवमेंट के द्वारा खालसा स्कूल और कॉलेजेस एस्टेब्लिश किया गया। गुरुबाणी के सिवा बाकी सबको रिजेक्ट किया गया। ठीक है। फिर आता है अकाली मूवमेंट और गुरुद्वारा रिफॉर्म। सी, राजा रंजीत सिंह जब थे, तो महाराजा रंजीत सिंह जब थे, वो गुरुद्वारा को ऑटोनॉमी, एक उनका उसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑटोनॉमी दिए थे, और फंडिंग भी बहुत अच्छा खासा दे रहे थे गुरुद्वारा को। और जो पंजाब स्टेट था, ये 1849 में 1849 में ये ब्रिटिश अंडर को चला गया। ब्रिटिशर्स इसे ऑक्युपाई कर लिए, कैप्चर कर लिए पंजाब को। पंजाब का एनेक्सेशन 1849 में होने के बाद उनका टेरिटरी तो गया गया। अब ब्रिटिश उनके गुरुद्वारा भी कंट्रोल करने लगे। कैसे? कि गुरुद्वारा में उन्होंने अपने कुछ बंदे बिठाए जो कि पगड़ी पहने होंगे। इनका एंग्लिसाइज्ड सिख बोल सकते हो आप, कि ये दिखने में सिख हैं लेकिन काम कर रहे हैं किसके लिए? ब्रिटिश के लिए। अगर आपको जानना है कि ड्यूरिंग 1915, ठीक है, ड्यूरिंग 1915 एक मूवमेंट चल रहा था, गदर मूवमेंट, सिखों का। ठीक है। गदर मूवमेंट चल रहा था, हम आगे पढ़ेंगे सारा कुछ। ये गदर मूवमेंट भी जो फेल हुआ, ये इसका इंटरनल कॉज है कि ये जो गुरुद्वारे में जो थे महंत जो थे, ठीक है, महंत जो थे, ये करप्ट महंत ने इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया। मैंने क्या बोला कि जब ये अकाली मूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि सिखों ने जब गुरुद्वारा को कैप्चर कर लिया, अपने अंडर में ले लिया, तो गुरुद्वारा के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने महंत को बैठाने लगे वहाँ पे। अब ये लोग, ये जो महंत है, ये बेसिकली ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे। ओके। तो मैंने बोला कि 1915 में जब गदर मूवमेंट होता है, तो ये भी फेल हो जाता है, कहीं ना कहीं इनका ही हाथ रहता है, ये जो महंत है उनका ही हाथ रहता है। ठीक है। तो इसी वजह से फिर सिखों के बीच एक मतलब गैदरिंग हुआ, और इन्होंने बोला कि ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, हमारे गुरुद्वारा को हम खुद चलाएंगे, आपका कोई इंटरवेंशन नहीं चाहिए। ठीक है। वहाँ से अकाली मूवमेंट आया। तो सी, अकाली मूवमेंट ये किसके रिलेटेड था? जो करप्ट महंत के रिलेटेड था। ठीक है। और सिख, इसी के कारण सिख गुरुद्वारा एक्ट आया 1922 में, जो कि नॉन वायलेंट सत्याग्रह 1921 का रिजल्ट है। तो फिर एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी बना, जो कि मतलब पूरा गुरुद्वारा का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगा। आज के डेट में भी एसजीपीसी एक्टिविटी एक्टिव है। क्या नाम है? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो वो जो करप्ट महंत थे उनको हटा के अपना रिलीजियन को अपने से एडमिनिस्टर करने का सीन यहीं से शुरू हुआ। अच्छा देखो, यहाँ पे ये लोग वाइकम सत्याग्रह में याद है? तो वाइकम सत्याग्रह जो केरला में हुआ था, इसे सपोर्ट करने पहुंच गए ये लोग, जत्था बोलते हैं। ठीक है। तो इनका ग्रुप, सिखों का ग्रुप पहुंच गया वाइकम सपोर्ट करने के लिए। कैसे? सिखों ने बोला कि वाइकम में जैसे तुम लोगों को टेम्पल एंट्री नहीं दे रहे हैं ना, हम लोगों को भी अपने गुरुद्वारे से अलग रखा जा रहा है। तो इसी कारण से ये लोग सिख वाइकम सत्याग्रह को भी सपोर्ट कर रहे थे।
लेट अस नॉट फॉरगेट वन थिंग, ये जो अकाली मूवमेंट था ना, ये 1915 से 20 के बीच में काफ़ी एक्टिव था, काफ़ी एक्टिव था। तो सरकार पूरा हिल गया था इनके जो फ़ोर्स से। तो उसी टाइम में 1919 में मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक रिफ़ॉर्म आएगा, जहाँ पे कि जहाँ पे कि सिखों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। हम जब बात करेंगे मोंटेगू चेम्सफोर्ड के बारे में, हम वहाँ पे बात करेंगे। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 1915 के बाद ये जो अकाली मूवमेंट इसके पीक पे था, उससे डरते हुए इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आए, जहाँ पे कि सिखों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों दिया जाता है और क्या है ये? अगर कोई एरिया है, यहाँ से जो पॉलिटिकल लीडर स्टैंड करेगा, जो खड़ा होगा, वो सिख रहेगा, जो वोट करेंगे वो भी सिख रहेंगे। इसे बोला जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। बेसिकली डिवाइड एंड रूल का ये एक प्लान है। तो 1919 में सिखों को दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका कारण कहीं ना कहीं ये अकाली मूवमेंट है। ठीक है, फिर वी हैव कंप्लीटेड अबाउट सिख मूवमेंट। देन हम देखेंगे द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी में क्या देखेंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी बेसिकली फाउंडेड इन न्यूयॉर्क, ठीक है, बाय एच.पी. ब्लावत्स्काय एंड एम.एस. ऑकल्ट। ठीक है, ये वो लोग थे जो कि भारतीय दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है, तो एक्सेप्टेड रीइंकार्नेशन एंड कर्म के थ्योरी में ये मानने लगे। ठीक है, और वेदांत, योगा, सांख्य फिलोसॉफी पे ये भरोसा कर रहे थे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को मान रहे थे। फिर हम देखते हैं कि इसका थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था, इसका इंडिया में कौन इसे लेके आए, और इंडिया में ये एक्टिव हुआ अंडर द गाइडेंस ऑफ आनी बेशांत। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी 1907 में बने, और आनी बेशांत फाउंडेड सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो कि बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आनी बेशांत के बारे में इतना हमें जानना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, एम जी राणादे के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, हम डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी हम पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था, देखो जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, वहाँ पे लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट आया कि इंडिविजुअल थॉट, उनका रेशनलाइजेशन को सम्मान दिया गया। फिर वर्शिप मेड मोर पर्सनल अफेयर, कि जिसे जो पूजा करना है उसे, जिसे जो धर्म मानना है, थोड़ा आइडिया लगा के उसे अपना इंडिपेंडेंस दिया जाए। ठीक है, सेक्युलर आउटलुक डेवलप हुआ। ठीक है, एक मिडिल क्लास इमर्ज होके आई, मॉडर्नाइजेशन हो गया सोसाइटी में। ठीक है, जो इंडियाज़ कल्चरल इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन जो था वर्ल्ड से, वो भी डाउन हो गया कि इंडिया को जैसे पता नहीं था, बाहर के लोग इंडिया के कल्चर के बारे में जानते नहीं थे, इंडिया के लोग बाहर के कल्चर के बारे में नहीं थे, पता नहीं था उनको। तो फॉरेन वाले आके, यूरोपियन आके बोल रहे थे कि हमारा कल्चर सबसे बढ़िया है। तो अपना जो कल्चर का रिवाइवल हुआ। ठीक है, फिर नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस शुरू हुआ। देखो कोई भी सोशल रिफॉर्म होता है, वो सोशल रिफॉर्म आगे जाके एक पॉलिटिकल, एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करता है। आई रिपीट कि सोशल रिफॉर्म का नतीजा है कि एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट होता है। कोई भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट देख लो, वो सोशल रिफॉर्म बाद में ट्रांसफॉर्म होता है पॉलिटिकल रिफॉर्म में। फिर वो पॉलिटिकल रिफॉर्म एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करता है। ठीक है, अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट को देखें तो इसका सोशल बेस बहुत छोटा था। एनकरेज्ड मिस्टिसिज्म, मतलब ये थोड़ा अंधविश्वास वगैरह को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया। फिर हिंदूज़ जो थे, ये अपने एंशिएंट पास्ट को ग्लोरीफाई करने लगे, और मुस्लिम्स जो थे वो मेडिवल हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करने लगे। क्यों? क्योंकि मेडिवल पीरियड में मुस्लिमों का मतलब रूल था, और एंशिएंट में हिंदूज़ का रूल था। तो ये कहीं न कहीं सोसाइटी को एक डिवाइड करने का एक सीन दिख रहा है यहाँ पे, ये डिमेरिट था। ठीक है? तो ये सारा मेरिट्स और डिमेरिट्स था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के लिए। आज के लेक्चर में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट खत्म हुए। वही सेम प्रोसेस आपको करना है कि आप टॉपिक लिख लो, एमजी राणादे लिख लो, ठीक है? आप सेवा सदन लिख लो। जितना पॉइंट्स याद आ रहा है सुबह उठ के लिखो। एक दिन लिखोगे, 2 पॉइंट मिस करोगे, 4 पॉइंट मिस करोगे। दूसरे दिन में ज़्यादा कुछ थोड़ा और ज़्यादा लिख दोगे, तीसरे दिन में और ज़्यादा लिख दोगे। ऐसे करके आप परफेक्शन अचीव कर सकते हो। और उसके बाद हम जब क्वेश्चन सीरीज़ शुरू करेंगे, वहाँ पे ये काम बन जाएगा। तो दिस मच फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एंड प्रैक्टिस।